वो मुझे बाथरूम में ले गया और उस टब के ऊपर बैठा दिया। मेरा शरीर बहुत गर्म हो गया था। कई दिनों की भूख मेरी शांत नहीं हुई थी। अब जब मेरा शरीर तप रहा था, उसने धीरे धीरे मुझे चूमना शुरू कर दिया। फिर उसने मेरे पैर सरकाए और वहीं पर मेरे साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं कविता वैसे बहुत मेहनत करने वाली औरत थी। अपने घर के लिए दिन रात मेहनत करती थी। मेरा पति भी बहुत मेहनत से कमाई करता था। वो देसी शराब की भट्टी पर काम करता था। मैं भी उसी भट्टी पर उसके साथ काम करने जाती थी। हमारा एक छोटा बेटा था। मैं उसे स्कूल छोड़कर सीधा काम पर चली जाती। मेरा पति शिवा सुबह जल्दी उठकर भट्टी पर चला जाता। शिवा को काम का बहुत अच्छा अनुभव था, इसलिए मालिक भी उसी पर भरोसा करते थे। गांव की बाकी औरतें भी उस भट्टी में काम के लिए आती थीं। शिवा संस्कारी था। उसे औरतों में कोई दिलचस्पी नहीं थी, ना ही उसे कोई नशे की लत थी। पर उसके दोस्त, वो बहुत पीते थे। शिवा जब घर आता, मैं कहती, तुम्हारे दोस्त बहुत दारू पीते हैं, मुझे डर है कि तुम भी कहीं उनके जैसे ना बन जाओ। शिवा मुस्कुराता और कहता, अरे कविता, मैं तेरे जैसा नहीं हूँ, मुझे अपना घर संभालना आता है। उसकी बातें सुनकर मैं राहत महसूस करती थी। पर एक दिन ऐसा कुछ हुआ कि उस दिन सुबह से ही मुझे कुछ अजीब लग रहा था। भट्टी के कामगार शांत नहीं थे, लोग कानाफूसी कर रहे थे। मैं हमेशा की तरह अपने काम में लगी थी, पर सबकी नजरें मुझ पर टिक रही थी। तभी सरिता, जो एक मेरी अच्छी दोस्त थी, मेरे पास आई। उसकी आंखों में कुछ छुपा हुआ था। वो धीरे से बोली, कविता, मुझे तुझसे कुछ कहना है, पर सुनकर तुझे बहुत बड़ा धक्का लगेगा। मैं घबरा गई। क्या हुआ? साफ साफ कहो ना। वो बोली, तेरा पति कल रात पुराने गोदाम में कुछ लोगों के साथ दारू पीते देखा गया है। मेरा दिमाग घूम गया। मैंने झट से कहा, नहीं, मेरा शिवा ऐसा नहीं कर सकता। वो बोली, मुझे भी ऐसा ही लगा कविता, पर गांव में चर्चा हो रही है। मैंने पूछा, क्या तुमने खुद देखा? वो बोली, नहीं, मैंने नहीं देखा, पर कई लोगों ने बताया है। इस वक्त मुझे अपने पति पर शक करना गलत लग रहा था, पर मेरे मन में कुछ चुभ रहा था। मैं घर आई और रात भर उसका इंतजार करती रही। शिवा बहुत देर से आया। उसकी आंखें सूजी हुई थीं और चाल में उसके लहर थी। मैंने पूछा, इतनी देर क्यों हुई? वो बोला, भट्टी में ज्यादा काम था आज। मैं उसकी आंखों में देखने लगी। मन में सवाल उठने लगे, क्या वो झूठ बोल रहा है? उस रात मैं सो ही नहीं पाई, बस उसी के बारे में सोचती रही। सोचते सोचते मुझे याद आया कि हमारे रोजमर्रा के काम के चलते मेरे और शिवा के बीच वक्त कम होता जा रहा था। हम एक दूसरे के साथ वो सुहाने पल बीता नहीं पा रहे थे। अब हम दोनों एक दूसरे से ज्यादा बातचीत भी नहीं करते थे। शिवा शाम को काम से आता, खाना खाता और सीधा सो जाता। धीरे धीरे हमारे बीच चिड़चिड़ापन आने लगा था। कुछ ही दिनों में शिवा ने ज्यादा पीना शुरू कर दिया। अब वो भट्टी में बनी हुई शराब खुद ही पीने लगा था। भट्टी के मालिक और गांव वालों ने उसे बहुत समझाया, पर उसने किसी की बात नहीं मानी। गर्मियों के दिन थे। एक दिन उसने बहुत ज्यादा पी ली थी। मैं उस दिन भी काम पर थी। शिवा अपने दोस्त के साथ बाहर गया था। मुझे पहले से ही अंदेशा था कि वो कुछ ज्यादा पीकर लौटेगा। जैसे ही वो लौटा, उसकी तबीयत बिगड़ गई। उसे चक्कर आने लगे और अचानक वो वहीं गिर पड़ा। क्योंकि मैं भट्टी में ही थी, मैं तुरंत उसके पास दौड़ी। शिवा को सबके सामने गिरता देखकर लोग घबरा गए। गांव में भट्टी की असली समझ सिर्फ मेरे पति शिवा को थी। बाकी किसी को उसका तजुर्बा नहीं था। शिवा के दोस्त रोहित ने तुरंत उसे सहारा दिया और साइड में बैठाया। मैंने देखा, शिवा पूरा पसीने से भीगा हुआ था। गर्मी जबरदस्त थी और मेरी भी हालत वैसी ही थी। मैं भी पसीने से तरबतर हो गई थी। मेरी कमर और छाती पर पसीना ठहरा हुआ था और शिवा को संभालने में मैं अपने पल्लू का भी ध्यान नहीं रख पाई। उसी वक्त रोहित की नजर मुझ पर टिक गई। वो मुझे एक अलग ही नजर से देख रहा था। रोहित अभी हाल ही में शादी की उम्र में आया था। वो देखने में भी काफी अच्छा था और मैं भी अपनी उम्र के हिसाब से ठीक ठाक दिखती थी। जब मैं पहले पहले शादी करके आई थी, मोहल्ले वाले मुझे अक्सर घूरते रहते थे, पर हालातों ने मुझे जल्दी थका दिया था। मेरे माता पिता ने जब ये रिश्ता तय किया था, तब शिवा बिल्कुल सीधा साधा था। उसे कोई लत नहीं थी। पर क्या करे, अब वो दिन नहीं रहे। शिवा की हालत देखकर मैंने मालिक से कहा कि मैं उसे घर ले जाऊंगी। रोहित ने कहा, मैं भी साथ चलूंगा, तुम इसे अकेली नहीं ले जा पाओगी। मालिक ने कहा, ठीक ही है, वैसे भी रोहित शिवा का दोस्त ही है। मैंने कहा, रोहित भाई,
जरा गाड़ी देख लीजिए ना। रोहित ने जल्दी से अपनी बुलेट निकाली और हम तीनों घर आ गए। गाड़ी चलाते वक्त रोहित की नजरें शीशे में बार बार मेरी ओर देख रही थी। मेरा पूरा ध्यान शिवा पर था, जो पीछे बैठा था और बेहोश था। अब हमारे बीच वैसे पल भी नहीं रहे थे जैसे पहले हुआ करते थे। शिवा और मैं अब एक दूसरे को समय ही नहीं दे पाते थे। शायद मेरी बॉडी में भी वही खालीपन महसूस हो रहा था। फिर किसी तरह हम घर पहुंचे। मैंने रोहित से कहा, आप वहीं सोफे पर बैठिए, मैं फ्रेश होकर आती हूँ। मेरा शरीर पूरा पसीने में डूबा हुआ था। जब तक मैं फ्रेश नहीं होती मुझे अच्छा नहीं लगने वाला था। मैं बाथरूम गई, लेकिन टॉवेल बाहर रह गया। मैंने रोहित को कहा, भाई जरा टॉवेल देना। उसने चुपचाप टॉवेल लाकर दे दिया। बाथरूम का दरवाजा थोड़ा खुला था और उस पर एक छोटा सा होल था। उस होल से रोहित अंदर देख रहा था। वो देखकर शायद खुद को रोक नहीं पाया। मुझे पता था दरवाजे पर छेद है, फिर भी मैं बेपरवाह थी। मैं बाथरूम में थी और शरीर साफ कर रही थी। टॉवेल बाहर रह गया था, इसलिए रोहित को टॉवेल लाने कहा। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, रोहित धीरे धीरे अंदर की ओर झांकने लगा। मैंने उसे अंदर आने दिया, शायद अनजाने में या शायद जानबूझकर। अब वो मुझे देख रहा था, पूरे शरीर को, वैसे जैसे पहले कभी किसी ने ना देखा हो। उसके शरीर में हलचल होने लगी थी। उसने मुझे वहीं धीरे से पकड़ा और करीब आया। फिर उसने मुझे उस टब के ऊपर बिठाया। मेरा शरीर बहुत गर्म हो रहा था। बहुत दिनों से मुझे वैसी अनुभूति नहीं हुई थी। अब जब वो पास आया, उसने धीरे से मुझे छूना शुरू किया। शिवा से जो प्यार और नजदीकी मुझे नहीं मिली थी, उसे कहीं ज्यादा अपनापन मैं रोहित में महसूस करने लगी थी। उसने मुझे धीरे से किस करना शुरू किया। मैं चुप रही, शायद इसलिए क्योंकि मेरा मन भी अब टूट चुका था। उसने मेरे पैर धीरे से हटाए और फिर वो उसे जैसा चाहिए वैसा खूबसूरत समय लेने लगा। उसने मुझे वो सुख देने की कोशिश की जो मुझे लंबे समय से नहीं मिला था। मैंने पहली बार ऐसा महसूस किया, जैसे कोई मुझे सिर्फ शरीर से ही नहीं, मन से भी छू रहा हो। अब मैंने उसे रोहित भाई कहना छोड़ दिया। अब वो बस रोहित था। मैं उससे कहती रही, बस करो रोहित, मेरा शरीर अब थक गया है। मेरे आंसू निकल आए थे। दर्द और राहत दोनों साथ साथ थे। मैं उसे रोकती रही, पर शायद वो भी खुद को रोक नहीं पाया। उसने मुझे पूरी तरह थका दिया। थोड़ी देर बाद जब वो शांत हुआ, उसने एक अलग तरह की मांग की। क्या मैं तुझे मुंह से अच्छे समय का अनुभव दे सकता हूँ? मैं झिझकी, क्योंकि ऐसा अनुभव मैंने पहले कभी नहीं लिया था। मैंने मना किया, लेकिन उसने नहीं सुना। फिर कुछ समय बाद मुझे भी उसमें कुछ अजीब सा सुकून मिलने लगा। फिर थोड़ी ही देर में वो भी थककर शांत हो गया। उसने मुझसे सब कुछ ले लिया था, मेरा वक्त, मेरा शरीर और शायद मेरा भरोसा भी। उसके बाद वो उठकर बाथरूम से बाहर चला गया और बाहर सोफे पर बैठ गया। मैं भी बाहर आई, थोड़ी हिचक के साथ, पर सच कहूं तो एक अजीब ही सुकून में थी। अब मुझे भी इस रिश्ते की आदत होने लगी थी। इतने सालों में पहली बार किसी ने मुझ पर वैसा ध्यान दिया जिसके लिए मैं तरस रही थी। मैंने रोहित से कहा, कुछ खाओगे? वो बोला, नहीं कुछ नहीं चाहिए। मैंने कहा, तो रुको मैं चाय बना लाती हूँ। जब हम हॉल में बैठे, मैंने कहा, जो हुआ वो सिर्फ हमारे बीच ही रहना चाहिए। रोहित बोला, ठीक है। फिर कुछ दिनों बाद मेरा पति और ज्यादा शराब पीने लगा, क्योंकि ये रोहित मेरे पति को बहुत ज्यादा शराब पिलाता था। और जब मेरे पति ज्यादा शराब पीते तो उन्हें चक्कर आने लगती। चक्कर आने के बाद मैं उन्हें घर ले आती थी और घर लाने के बाद रोहित और मेरे बीच वो कार्यक्रम शुरू होता। रोहित को भी ये सब अच्छा लगता था, लेकिन कुछ दिनों बाद रोहित की मुझ में दिलचस्पी कम हो गई। एक दिन ऐसा ही हुआ। मेरे पति ने मुझे अच्छी तरह से पहचान लिया। उन्होंने बिना शराब पिए चक्कर आने का नाटक किया। काम से लौटते वक्त वो बिना शराब पिए ही जमीन पर गिर गए। रोहित को लगा कि उसने फिर से शराब पी होगी। ऐसी हालत में मैं और रोहित उन्हें घर लेकर आए। मैंने उन्हें बेडरूम में सुला दिया और हम दोनों के बीच हमेशा की तरह खेल शुरू हो गया। मेरा पति ये सब छुपकर देख रहा था कि असल में उसकी पत्नी क्या कर रही है। हर बार जैसा होता था वैसा ही इस बार भी मेरी पत्नी कितना ध्यान रखती है, ये देखने के लिए। फिर मेरा पति बेडरूम से हॉल में आया और देखता है कि रोहित मुझे खास तरह का सुखद अनुभव दे रहा था। हम दोनों का ध्यान मेरे पति की ओर था ही नहीं। तभी पति अचानक हॉल में आ गया और जो नजारा उसने देखा उससे वो कांप उठा। मैं और रोहित एक दूसरे के बहुत करीब थे और माहौल में एक बेचैन सी खामोशी थी।
शिवा की आंखों में जो हुआ उसे वो बुरी तरह हिल गया, इतना कि उसे तुरंत चक्कर आ गया और वो गिर पड़ा। मैं तुरंत संभल कर शिवा के पास दौड़ी और रोहित बिना कुछ कहे वहां से चला गया। लेकिन मेरे पति को गहरा सदमा लग चुका था। रोहित को अब बहुत टेंशन हो रहा था कि उसने अपने ही दोस्त की पत्नी के साथ ऐसा किया, लेकिन इसमें उसकी भी क्या गलती थी? दोस्त की पत्नी को भी तो ये सब चाहिए ही था ना। अब मेरा पति होश में आने लगा। वो बड़बड़ा रहा था, मेरी पत्नी ने मुझे धोखा दिया, मेरी पत्नी ने मुझे धोखा दिया। जब तक वो पूरी तरह होश में आया, मैं सब संवार कर शांत बैठी थी। पति जो देख चुका था, वो गुस्से से बोला, तू क्या कर रही थी? मुझ में क्या कमी थी जो बाहर के लोगों के साथ ये सब किया तूने? बता मुझे, ऐसा क्यों किया? तुझे जरा भी शर्म नहीं आती? अगर तेरा पति बीमार है तो उसकी देखभाल करनी चाहिए थी, और तू उसके पीछे ये सब करती है। कल ही ये घर छोड़कर चली जा। मैं बहुत मिन्नतें करने लगी। पति मुझे छोड़ने की बात कर रहा था। अब हमारे बीच बहुत दूरी आ गई थी। पति ने मुझे पूरी तरह छोड़ दिया था। कुछ दिनों बाद पति ने मुझसे बात करना भी बंद कर दिया। हमारा छोटा बच्चा था जिसे मैं ही संभाल रही थी। मेरी एक गलती की वजह से मेरे पति का मुझ पर से भरोसा उठ गया था। पति ने मुझे घर से निकाल दिया। अब मैं क्या करने वाली थी? मेरे ऊपर बहुत बुरा समय आया था। मैं 2 दिन घर के बाहर रही, घर के आंगन में ही धूप में 2 दिन बिताए। मेरे पति को मेरी बहुत याद आने लगी थी, क्योंकि मेरी गलती का पछतावा मुझे हो रहा था। मुझे उस बात का बहुत दुहक भी हो रहा था। मैंने उसी समय तय किया कि अब मुझसे दोबारा ऐसा नहीं होगा, चाहे मेरा पति जैसा भी हो। मैं अब कभी कोई गलती नहीं करूंगी। मैंने उसी समय मन बना लिया, और जब पति घर आया तो मैंने उसे सब कुछ बता दिया। पति ने मुझ पर फिर से भरोसा किया। उसने मुझे माफ कर दिया, और ये मेरे पति का बहुत बड़ा दिल था। मेरा पति बहुत अच्छा है। भले ही वो शराब पीता हो, पर उसकी देखभाल करना मेरा काम था। फिर कुछ दिनों बाद हमने अपना गांव छोड़कर शहर में आकर रहना शुरू कर दिया। शहर में तो ऐसे किस्सों का कोई सवाल ही नहीं उठता। मैं घर पर ही रहती हूँ, पति बस काम पर जाता है। काम से लौटकर हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। अब मेरे पति को मुझे समय देने का भी पूरा मौका मिलता है। अब हमारे 2 बच्चे हो चुके हैं और हमारा जीवन सुखी चल रहा है। अब मेरे पति बहुत सुधर गए हैं। उन्होंने शराब भी छोड़ दी है। दोस्तों, मेरे एक फैसले ने मुझे कितना दुख दिया, पर उसी ने मुझे सबक भी सिखाया। ऐसी परिस्थिति में साथ देने वाला इंसान अच्छा होना चाहिए, नहीं तो जिंदगी बर्बाद होने में वक्त नहीं लगता। इसलिए किसी भी समय कोई निर्णय लेने में चूक न करें, और हर किसी को उसकी मर्यादा में ही रखें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।